तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा मुद्रास्फीति का क्लास नंबर 7 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले मौद्रिक नीतिगत उपाय के बारे में पढ़े। और मौद्रिक नीतिगत उपाय जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और मौद्रिक नीतिगत उपाय के अंतर्गत हम लोग देखते हैं वो टोटल आपका 2 तरह का उपाय किया जाता है। एक है आपका मात्रात्मक उपाय और एक है आपका गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक है आपका अल्प मात्रात्मक उपाय और एक है आपका दीर्घ अल्प मात्रात्मक उपाय, और दूसरा है गुणात्मक उपाय। तो हम लोग पिछले क्लास में मात्रात्मक उपाय, जिसके अंतर्गत अल्प मात्रात्मक और दीर्घ मात्रात्मक उपाय, इन दोनों को कंप्लीट कर लिए थे। इसके अलावा गुणात्मक जो उपाय है इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग मुद्रास्फीति को रोकने के जो उपाय है इसके लिए हम लोग राजकोषीय नीतिगत उपाय के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ये दूसरा नंबर पढ़ेंगे। तो मौद्रिक नीतिगत उपाय ये 2 क्लास में, पिछले 2 क्लास में कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग राजकोषीय नीतिगत उपाय और प्रशासनिक उपाय के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अगर मुद्रास्फीति के नियंत्रण में राजकोषीय नीति की भूमिका देखी जाए, यानी कि राजकोषीय नीति की भूमिका क्या होता है, इसमें किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो मुद्रास्फीति के नियंत्रण में राजकोषीय नीति की भूमिका, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी का, यानी कि राजकोषीय नीति का, तो हम लोग जानते हैं राजकोषीय नीति का 3 भाग होता है। एक आपका राजस्व आय, एक आपका व्यय और एक आपका लोक उधार। इन सभी को हम लोग फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत शामिल करते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ बताया गया जो कि आपका फिस्कल पॉलिसी है वो हम लोग 2 तरह से देखते हैं, एक आपका राजस्व नीति और एक है आपका व्यय नीति। तो राजस्व नीति भी और व्यय नीति दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हमेशा जानते हैं हम लोग कि मुद्रास्फीति का कंट्रोल करना, यानी किस तरह का मुद्रास्फीति, 2 तरह का, एक आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि लागत जनित मुद्रास्फीति और आपका मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। इन दोनों को कंट्रोल करना है, ठीक है ना। आगे देखिए इसके बारे में बतलाया गया है। तो सबसे पहले इसमें बतलाया गया है कि एक तो है आपका जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, इसमें क्या होता है, और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसमें क्या किया जाता है, वो उसके बारे में हम लोग देखना है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम लोग पहले राजस्व नीति की बात करते हैं। तो राजस्व नीति के अंतर्गत क्या किया जाता है वो देखिए। तो ये जो आपका राजस्व नीति है इसके अंतर्गत किया जाता है क्या, वो देखिए। जब आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है तब करों की दर में कमी कर दिया जाता है। करों की दर कहने का अर्थ है जो आपका टैक्स का जो रेट है उसको कम कर दिया जाता है। और टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में जो है उन लोग का रेट कम कर दिया जाता है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जब आता है तो फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति के तहत जो आपका राजस्व नीति है, तो राजस्व नीति का प्रयोग किया जाता है। और इसके तहत क्या किया जाता है, आपका जो टैक्स का रेट है उसमें क्या किया जाता है, तो कमी किया जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में। वहीं जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में राजस्व नीति के अंतर्गत जो टैक्स का जो दर है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें टैक्स रेट में वृद्धि कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत राजस्व नीति का यूज किया जाता है। और राजस्व नीति का यूज क्या किया जाता है, किस में किया जाता है, कि जब आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है तब आपका टैक्स का रेट कम कर दिया जाता है, जबकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है तो ऐसे में टैक्स का रेट बढ़ा दिया जाता है। बस इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा। तो राजस्व नीति यानी कि कैसे राजस्व का यूज करता है, तो टैक्स का रेट बढ़ा देगा कहीं पर, कहीं पे कम कर देता है, इस तरह से। उसके अलावा देखिए अगर हम लोग बात करें तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं व्यय नीति के बारे में। व्यय नीति, तो व्यय नीति के माध्यम से क्या होता है कि जब आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है ना, तो जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का कंडीशन होता है तो ऐसे समय में विकासात्मक व्यय में भी वृद्धि कर देता है गवर्नमेंट। तो मतलब व्यय को बढ़ा देता है, तो विकासात्मक व्यय को बढ़ा देता है। तथा गुड्स एंड सर्विसेज में भी क्या करता है इसको, गुड्स एंड सर्विसेज में देखो विकासात्मक व्यय में वृद्धि होगा तथा गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन में भी वृद्धि होगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ याद रखिएगा कि व्यय नीति के अंतर्गत जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है तो फिस्कल पॉलिसी क्या करता है, फिस्कल पॉलिसी में
जब आपका कोस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है तब ऐसे में जो व्यय नीति है, व्यय नीति के अंतर्गत विकासात्मक व्यय में तो वृद्धि कर देगा और साथ ही साथ जो गुड्स एंड सर्विसेज है इसके भी उत्पादन में वृद्धि कर देता है। और वहीं अगर आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है यानी कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति आती है तो ऐसे समय में आपका जो है विकासात्मक और गैर विकासात्मक दोनों व्यय में जो है वो गवर्नमेंट कमी कर देता है व्यय नीति के माध्यम से। सिंपल सी बात है भैया, मार्केट में पैसा ही नहीं है तो पैसा तो अब मार्केट में लाना है ना भाई। तो ऐसे समय में क्या करेगा गवर्नमेंट, वो राजस्व नीति का यूज़ करेगा, टैक्स का रेट कम कर देगा ताकि लोगों ऊपर और बर्डन ना पड़े। वहीं जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा, कहने का मतलब है लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, तो ऐसे समय में क्या करेगा, राजस्व नीति का अंतर्गत वो टैक्स का रेट बढ़ा देगा और व्यय की नीति के अंतर्गत वो अब मार्केट में ज़्यादा खर्चा नहीं करेगा, ना विकासात्मक काम करेगा ना गैर विकासात्मक काम करेगा, लोगों के पास तो पैसा है ही। वहीं जब अगर लागत जनित मुद्रास्फीति होता तो ऐसे में व्यय नीति के अंतर्गत विकासात्मक काम में वृद्धि करता, मतलब विकासात्मक व्यय में वृद्धि करता और गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन में भी वृद्धि करता। सिंपल सी बात है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब लागत जनित मुद्रास्फीति होती है तो इस समय विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है। तो जब लागत जनित मुद्रास्फीति होगा तो उस समय विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाएगा। विस्तारवादी कहने का अर्थ क्या है कि राजस्व नीति के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि राजकोषीय नीति नहीं बोल रहे, राजकोषीय नीति का ही दो भाग है, एक है राजस्व नीति और एक है व्यय नीति। तो राजस्व नीति के अंतर्गत क्या किया जाता है, विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग करते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति में। और लागत जनित मुद्रास्फीति में मतलब विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग करते हैं और विस्तारवादी राजकोषीय नीति के अंतर्गत करों का जो रेट है इसमें कमी कर देंगे, जबकि विकासात्मक जो है व्यय इसमें वृद्धि कर देंगे और गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन में भी वृद्धि कर देंगे। ये हो गया आपका विकासात्मक व्यय। अब देखते हैं अगर संकुचनवादी राजकोषीय नीति की बात करें, संकुचनवादी राजकोषीय नीति क्या हो गया कि जब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होगा तो ऐसे समय में करों का जो दर है इसमें वृद्धि कर देंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में। फिर विकासात्मक व्यय और जो गैर विकासात्मक व्यय इसमें सभी में कमी कर देंगे। मतलब ये संकुचनवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जा रहा है। सिंपल सी बात है। एक पॉइंट और भी समझिए आप कि डायरेक्ट टैक्स कम करने से लोगों का इनकम बढ़ेगा। अगर हम लोग डायरेक्ट टैक्स कम कर देंगे तो लोगों का इनकम तो बढ़ेगा ना भाई, और वहीं अगर इनडायरेक्ट टैक्स कम कर देंगे तो जो है गुड्स एंड सर्विसेज का जो मूल्य है वो सस्ता हो जाएगा। सिंपल सी बात है। डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, तो इनकम टैक्स वगैरह अगर हम लोग उनका रेट कम कर देंगे तो लोगों के पास पैसा फिर बचना स्टार्ट हो जाएगा। और वहीं अगर इनडायरेक्ट टैक्स कम कर देंगे, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स कम कर दिए तो आपका जो गुड्स एंड जो सर्विस का जो प्राइस है वो थोड़ा बहुत सस्ता होने लगेगा, देन फिर लोग ऐसे में खरीदना स्टार्ट कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो कोस्ट पुश इन्फ्लेशन जो होता है इसमें टैक्स का रेट कम कर देता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स हो। डायरेक्ट टैक्स कम करने से लोगों के पास इनकम बढ़ेगा तो कोस्ट पुश इन्फ्लेशन से लोग बाहर निकल पाएंगे। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स कम करने से आपका गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है वो सस्ता हो जाएगा, देन ऐसे में कोस्ट पुश इन्फ्लेशन से वो लोग बाहर निकल पाएंगे। और इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन में। इसके अलावा एक पॉइंट और भी जानिए कि ये दोनों काम, यानी कि जो आपका राजस्व नीति वाला काम है और जो आपका व्यय नीति वाला काम है, ये दोनों काम जो है गवर्नमेंट लागत जनित मुद्रास्फीति के समय करेगा। कौन सा दोनों काम, मतलब सॉरी हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्स को बढ़ा देता है और इनडायरेक्ट टैक्स को भी मतलब कि बढ़ा देता है, तो मतलब कि टैक्स का रेट पे वृद्धि करता है। और विकासात्मक और गैर विकासात्मक काम में किसी में भी वो मतलब वृद्धि नहीं करता बल्कि और कमी कर देता है। तो जब जब लागत जनित मुद्रास्फीति होती है यानी कि कोस्ट पुश इन्फ्लेशन, तो ऐसे समय में गवर्नमेंट करों का दर में कमी कर देगा और विकासात्मक व्यय में वृद्धि करता है और गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन में भी क्या हो जाएगा, वृद्धि कर देता है। ये हम लोग जान गए हैं कि लागत जनित मुद्रास्फीति के समय ये काम करता है। और अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि विकासात्मक कार्य और गैर विकासात्मक कार्य इन सभी में वृद्धि करता है लागत जनित मुद्रास्फीति के समय। अगर हम लोग गैर विकासात्मक व्यय की बात करें तो जैसे वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, ये सभी जो है वो आपका गैर विकासात्मक व्यय में आ जाएगा। जबकि विकासात्मक व्यय में रोड बनाना, रोजगार का सृजन करना, ये सभी आपका विकासात्मक व्यय में आ जाएगा। ओवरऑल लागत जनित मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सरकार विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग करेगा। सिंपल सी बात है कि जब लागत जनित मुद्रास्फीति होता है तो ऐसे समय में गवर्नमेंट जो है वो विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग करेगा। सिंपल सी बात है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए,
मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होता है जब, यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन जब होता है, तब गवर्नमेंट के द्वारा करों का जो दर है, कर का दर यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें वृद्धि कर देता है। देन लोगों के पास अब पैसा कम होगा। देन पैसा कम होगा, पैसा कम क्यों होगा? क्योंकि लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, इसलिए इससे वृद्धि होने से गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो महंगा हो जाएगा। देन लोग कम खरीदेंगे। सिंपल सी बात है, जब वो गुड्स एंड सर्विसेज का दाम जो है वो महंगा होगा तो लोग कम खरीदेंगे, और जब लोग कम खरीदेंगे तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। साथ ही साथ साथ ही साथ गवर्नमेंट विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय में भी कमी कर देता है। तो सिंपल सी बात है, आप ये वाला चार्ट को याद रखिएगा हमेशा कि जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है तो गवर्नमेंट टैक्स का रेट में जो है वो कमी कर देता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में। साथ ही साथ आपका विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय में भी वृद्धि कर देता है। साथ ही साथ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भी वृद्धि कर देता है। वहीं जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है तो इस समय गवर्नमेंट जो है वो संकुचनवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग करेगा, और कॉस्ट पुश के समय विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग करेगा। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के समय संकुचनवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग करता है। इसके अंतर्गत करों का जो दर है इसमें वृद्धि कर दिया जाता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। इसके अलावा विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय, इन सभी में भी क्या कर देता है? तो कमी कर देता है। ये आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन के समय हो गया है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट हम लोग समझ गए हैं। अब जो है इसका हम लोग थ्योरी समझते हैं। तो आई होप यहाँ तक जो है वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है इसका थ्योरी देखते हैं। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की स्थिति में सरकार के द्वारा संकुचनवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है। तो मांग प्रेरित यानी कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो संकुचनवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है। और संकुचनवादी राजकोषीय नीति के अंतर्गत जहां एक और राजस्व नीति के अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के दर में वृद्धि किया जाता है, वहीं दूसरी ओर इसी नीति के अंतर्गत विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय में क्या किया जाता है? कमी किया जाता है। और इसका मुख्य कारण ये होता है कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो लोगों के आय में कमी करना है, ताकि समग्र मांग को कंट्रोल किया जा सके। समग्र मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड को नियंत्रित किया जा सके तथा प्रभावी मांग को सुनिश्चित किया जा सके। सिंपल से इसका बात है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है वो हम लोग देख लिए हैं कि संकुचनवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है, और इसका एक ही पर्पस होता है कि लोगों के आय में कमी करना है, और जो डिमांड मतलब एग्रीगेट डिमांड है यानी समग्र मांग, उसको कंट्रोल करना होता है तथा प्रभावी मांग है इसको सुनिश्चित करना होता है। सिंपल सी बात है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इतना बार इसको समझाया ही गया है आपको। इसके अलावा देखिए, आपका जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है यानी कि लागत जनित मुद्रास्फीति आती है, तब की बात देखिए अब। तो जब लागत जनित मुद्रास्फीति आती है तो उस समय सरकार के द्वारा राजस्व नीति को उदार बनाया जाता है यानी कि लिबरल बनाया जाता है, और इसके अंतर्गत जो है वो प्रत्यक्ष और जो अप्रत्यक्ष कर का जो दर है इसमें कमी लाया जाता है। कहने का अर्थ क्या है कि जब आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है तो इस समय क्या किया जाता है? तो आपका विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है। और विस्तारवादी राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो जो है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का जो रेट है इसमें कमी किया जाता है। ये हम लोग जान गए हैं। तो क्या बोला है कि लागत जनित मुद्रास्फीति के समय सरकार के द्वारा राजस्व नीति को उदार बनाया जाता है, यानी कि इसको विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है। और इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की दर में क्या की जाती है? तो मतलब कमी की जाती है। तो इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की दरों में कमी की जाती है। जहां एक और उपभोक्ताओं की आय में सापेक्षिक वृद्धि हो जाती है, वहीं दूसरी ओर वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में भी सापेक्षिक रूप से कमी होती है। परिणाम स्वरूप समग्र मांग में वृद्धि होती है। कहने का अर्थ क्या है वो देखिए, इस समय जो है राजस्व नीति को लिबरल यानी कि उदार बनाया जाता है, और इसके अंतर्गत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को जो है वो इसके दर में क्या किया जाता है? कमी किया जाता है। जहां एक और उपभोक्ताओं के आय में सापेक्षिक रूप से वृद्धि होगी। तो जब आपको जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कम देना पड़ेगा, तो ऐसे में आपके पास थोड़ा पैसा सेविंग बचेगा ना भाई। तो पैसा बचेगा तो दूसरी ओर क्या होगा? अब आप सामान खरीद नहीं रहे हैं तो इससे में क्या होगा? मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जो भी है वो सापेक्ष रूप से कम होगा। अगर डिमांड ज़्यादा हो रहा है तो प्राइस बढ़ेगा ना भाई। अब डिमांड नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगा? वो सापेक्ष रूप से कम हो जाएगा, धीरे धीरे रिलेटिवली कम होगा। उसके बाद जो है आपका समग्र मांग वाला स्थिति बन जाएगा, यानी कि परिणाम स्वरूप समग्र मांग में वृद्धि होगी, यानी कि एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि होगा फिर ओवरऑल। तो इस तरह से पॉइंट आपको समझना होगा। आगे देखिए, यहाँ पे और बताया गया है कि इस दौरान गवर्नमेंट के द्वारा उदार व्यय नीति को भी लागू किया जाता है। उदार व्यय नीति यानी कि लिबरल पॉलिसी को अपनाया जाता है।
और इसके अंतर्गत मतलब कि डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट व्यय में वृद्धि करके और गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन एवं आपूर्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है ताकि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। तो अभी आपको बताया गया था कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के तहत जो है एक तो आपका मतलब करों के दर में वृद्धि के मतलब करों के दर में कमी किया जाता है, वहीं दूसरी ओर जो है विकासात्मक और जो है गैर विकासात्मक व्यय इसमें वृद्धि किया जाता है। गैर विकासात्मक व्यय जैसे कि आपका स्कॉलरशिप, वृद्धा पेंशन, पीएफ वगैरह में वृद्धि कर देगा तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आने लगेगा, और जब पैसा ज़्यादा आएगा तो लोग फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मांग स्टार्ट कर देंगे। तो इससे जो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है इसको फिर क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। इसके अलावा एक पॉइंट और भी जानिए कि कभी कभी ऐसा होता है, ज़्यादा नहीं होता लेकिन कभी कभी ये देखने को मिलता है कि कभी कभी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के नियंत्रण हेतु गवर्नमेंट के द्वारा उदार आयात नीति का यूज भी किया जाता है। ठीक है, क्या बोला गया वो देखिए। बोला गया है कि जो है कभी कभी जो लागत जनित मुद्रास्फीति जो होता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, सरकार के द्वारा उदार आयात नीति का भी प्रयोग किया जाता है। उदार आयात नीति यानी कि दूसरे देश से हम सामान मंगा रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कम टैक्स लेंगे हम। तो उदार आयात नीति जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टम ड्यूटी होता है ना, तो उसको उदार किया जाता है यानी कि लिबरल कस्टम ड्यूटी को अपनाया जाता है, उसका यूज किया जाता है। ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब है कि सरकार के जो द्वारा जो आयात शुल्क है इसमें कमी लाया जाएगा। तो सरकार के द्वारा आयात शुल्क में कमी लाकर जो मध्यवर्ती आवश्यक जो है मध्यवर्ती वस्तुएं हैं और जो आपका रॉ मटेरियल है इसको सस्ता किया जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको दूसरे देश से सामान यहाँ लाने में ज़्यादा पैसा लगेगा तो ऐसे में उसका दाम भी ज़्यादा रखिएगा। तो कभी कभी जब आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट क्या करता है, वो आपका उदार आयात नीति का भी यूज करता है। यानी कहने का अर्थ है जो आपका कस्टम ड्यूटी है, आयात शुल्क है, उसको कम कर देगा। और ये इसको जब कम कर देगा तो जो आपका मतलब कि आयातित वस्तुएं हैं, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे कच्चे पदार्थ वो, और जो आपका मध्यवर्ती वस्तु है यानी कि इंटरमीडिएट जो आपका गुड्स है, इनका भी प्राइस क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा यानी कि सस्ता हो जाएगा। ठीक ना। और ताकि ये हो सके, ताकि अगर हम लोग मध्यवर्ती वस्तुओं का और अगर आयातित जो रॉ मटेरियल है यानी कच्चे पदार्थ है इनका भी जब प्राइस कम होगा तो ओवरऑल आपका जो आवश्यक गुड्स है उसके प्रोडक्शन में भी कमी आएगी। ठीक ना, सिंपल सी ये बात है। आगे देखिए, वर्तमान समय में गवर्नमेंट के द्वारा कुछ आवश्यक गुड्स के आयात में लगने वाले आयात शुल्क को या तो कम कर दिया गया है या तो एकदम पूरी तरीके से नेग्लिजिबल यानी कि एंड कर दिया, समाप्ति कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट जो है वो आयात शुल्क को कम भी करता है ताकि आपका जो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दिक्कत ऐसा वाला कंडीशन ना आए। तो वर्तमान समय में गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एक जो गुड्स है यानी कि जो वस्तुएं हैं इसमें आयात शुल्क पे लगने वाला जो मतलब इसके आयात में जो लगने वाला जो कस्टम ड्यूटी है यानी कि आयात शुल्क है इसको या तो वो कम कर दिया या तो उसको वो नेग्लिजिबल यानी कि एंड कर दिया, ख़त्म ही कर दिया गया है। एग्जाम्पल के देखिएगा तो जैसे कि दाल हो गया, खाद्य तेल हो गया, वनस्पति तेल हो गया, ये सभी के ऊपर। तो दाल, खाद्य तेल, वनस्पति तेल, इन सभी के ऊपर जो आपका कस्टम ड्यूटी है यानी कि आयात शुल्क है वो या तो बहुत कम है या फिर एकदम ना के बराबर में नहीं है। तो इस वाले पॉइंट को भी आपको पता होना चाहिए। तो मुद्रास्फीति के नियंत्रण में राजकोषीय नीति की क्या भूमिका होती है वो भी हम लोग जाने हैं। एक तो आपका राजस्व नीति के अंतर्गत पढ़े हैं और एक हम लोग व्यय नीति के अंतर्गत पढ़े हैं कि कैसे विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग करता है, कैसे संकुचनवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग करता है, इन सभी के बारे में हम लोग जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये था हमारा मतलब कि राजकोषीय नीति के नियंत्रण में आपका मुद्रास्फीति के नियंत्रण में राजकोषीय नीति की भूमिका। तो हम लोग राजकोषीय नीति की भी भूमिका पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मुद्रास्फीति के नियंत्रण में प्रशासनिक उपाय। तो हम लोग अभी तक जो है वो पढ़ लिए हैं आपका मतलब कि राजकोषीय जो नीतिगत उपाय था मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। तो अब हम लोग जानेंगे जो आपका मुद्रास्फीति है इसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रशासनिक उपाय है तो ये कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता वो देखिए। तो जो आपका प्रशासनिक उपाय भी है ना, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रशासनिक उपाय भी। तो इसको भी हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो प्रशासनिक उपाय के बारे में देखिए, प्रशासनिक उपाय के बारे में बताया जा रहा है कि पहला नंबर ऑप्शन बताया, ये क्वेश्चन ये बताया जा रहा है ये
पहला नंबर पॉइंट कि गवर्नमेंट के द्वारा आवश्यक गुड्स के निर्यात में पूर्ण प्रतिबंध, ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके इन्फ्लेशन को। और वर्तमान समय में बासमती राइस, ओनियन, शुगर, दाल, वीट, खाद्य तेल के निर्यात पे भी प्रतिबंध लगाया गया है। समझ में आया है? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो आप समझिए। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में प्रशासनिक उपाय की बात करें तो प्रशासनिक उपाय हम लोग देखेंगे 8 से 10 ठो, जिसमें से पहला प्रशासनिक उपाय की बात करें तो वो कहता है कि सरकार के द्वारा जो आवश्यक वस्तुओं के निर्यात में है, कभी कभी सरकार जो है क्या करता है कि जो आवश्यक वस्तुओं का जो निर्यात हम लोग दूसरे देशों से कर रहे हैं, इसके ऊपर कभी कभी ना पूर्ण नियंत्रण कर देता है, यानी कि पूर्ण प्रतिबंध लगा देता है कभी कभी। तो सरकार के द्वारा आवश्यक वस्तुओं के निर्यात में कभी कभी पूर्ण प्रतिबंध लगाकर भी मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। कैसे किया जाता है वो देखिए। कभी कभी ना जो मंगा रहा है दूसरे देश से मंगा रहा है, या बाहर से कहीं से चावल मंगा रहा है, प्याज मंगा रहा है, चीनी मंगा रहा है, दाल मंगा रहा है, उसके बाद अगर देखेंगे तो इंडिया में उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए इन सभी को वस्तुओं के ऊपर कभी कभी वो इसके निर्यात में जो है वो मतलब कभी कभी पूर्ण प्रतिबंध लगा देता है। निर्यात, आयात मतलब मंगाना और निर्यात मतलब बेचने में, ठीक है ना। तो निर्यात बोला जा रहा है, आयात नहीं। आयात मतलब मंगाना और निर्यात मतलब बेचना, ठीक है ना। बताया गया है पहले नंबर पॉइंट में कि गवर्नमेंट के द्वारा जो आवश्यक गुड्स है इसके निर्यात में, यानी कि इसको बेचेगा ही नहीं, गवर्नमेंट बोल देगा इसको इस सामान को बेचना ही नहीं है। तो गवर्नमेंट के द्वारा आवश्यक गुड्स के निर्यात में कभी कभी पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है, ताकि आपका जो मुद्रास्फीति है यानी कि इन्फ्लेशन, इसको कंट्रोल किया जा सके। प्रेजेंट में वर्तमान समय में आपका जैसे कि गैर बासमती चावल, प्याज, चीनी, दाल, गेहूँ, खाद्य तेल इत्यादि के निर्यात पे जो है प्रतिबंध लगाया गया। निर्यात मतलब बेचना, बेचना मतलब कहीं दूसरे देशों को बेच रहे हैं तो निर्यात कर रहे हैं। और अगर आयात कर रहे हैं, आयात मतलब मंगवाना, मतलब ख़रीदना। तो ये हो गया आपका आयात मतलब ख़रीदना या फिर मंगवाना, और निर्यात मतलब बेचना। तो प्रशासनिक उपाय में है पहला चीज़ कि आपका निर्यात में प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके अलावा हम लोग जो दिखते हैं सेकंड नंबर पॉइंट, इसमें बोला जा रहा है सेकंड नंबर पॉइंट में कि सरकार के द्वारा वायदा बाजार पर तत्कालिक प्रतिबंध लगाकर मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। क्या बोला गया देखिए, सरकार के द्वारा वायदा बाजार पर तत्कालिक प्रतिबंध लगाकर भी मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है, पहला पॉइंट बताया इसमें। फिर इसी में बोल रहा है कि सरकार के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम जो कि 1955 में आया था। देखिए एक अधिनियम, एक एक्ट आया था 1955 में जिसका नाम है आवश्यक वस्तु अधिनियम। तो सरकार के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से भी मुद्रा जो आपूर्ति है मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। कहने का अर्थ क्या है देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा वायदा बाजार पर तत्कालिक प्रतिबंध लगाकर भी मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम जो कि 1955 में आया था, इसको क्रियान्वित करके यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करके, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से भी मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करके भी मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम लोग आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की बात करें तो अगर इसका प्रमुख उद्देश्य की बात करें, मुख्य उद्देश्य की बात करें, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आवश्यक गुड्स की जमाखोरी और जो कालाबाजारी है इसको रोकना, ठीक है ना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो आवश्यक वस्तु की जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकना था। आवश्यक वस्तुओं में हम लोग बात करते हैं जैसे कि मेडिसिनल यानी कि दवा, ये भी आपका आवश्यक वस्तु ही हो जाता है। यहाँ पे एक बताया गया है कि मेडिसिन का अगर स्टॉक जो है वो नहीं रखना है, चेक होगा और छापामारी भी पड़ेगा, और यदि ये छापामारी में मिलता है कि आपके पास मेडिसिन का स्टॉक है, दिन ये कालाबाजारी मिला, तो फिर आपको ऐसे में दंड भी देना, आपको दंड भी मिलेगा। कहने का अर्थ क्या है वो देखिए, ये जो आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आया था, इसमें बोला गया था भैया इसको बेहतर तरीके से लागू करके भी हम लोग मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एक ही पर्पस है कि भैया जो आवश्यक वस्तुएं हैं इसको जितना ज़रूरी है उतना ही रखो, ये नहीं कि इसका आप जमाखोरी करके रखोगे, इसका स्टॉक, इसका भंडारण करके रखोगे, और जब ये मार्केट में ख़त्म हो जाएगा तब आप इसको महंगे दामों में बेचोगे, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को भी लागू करके हम लोग जो है मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकते हैं प्रशासनिक जो है उपाय के अंतर्गत। इसके अलावा देखिए
एक आपका आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम आया था, आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश बोले तो आपका ऑर्डिनेंस आया था 2020 में। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिए, ठीक है ना। आज के आगे देखिए आप थर्ड नंबर पॉइंट देखिए। थर्ड नंबर पॉइंट में बोला जा रहा है कि सरकार के द्वारा मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु आवश्यक सेवा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1968 यानी कि एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट 1968। तो गवर्नमेंट जो है लॉ बनाएगा, क्या बनाएगा, लॉ बनाएगा। एग्जाम्पल के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, तो आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम जो कि 1968 में बना था, तो ये गवर्नमेंट बनाया था इस एक्ट को। और इस एक्ट का जो है वो क्या था इसका, वो देखिए। इस एक्ट के अंतर्गत सरकार आवश्यक वस्तुओं से संबंधित क्षेत्रों में होने वाले हड़ताल इत्यादि विरोध क्रियाकलापों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, यातायात सेवा इत्यादि पे, समझे। तो एक जो है गवर्नमेंट एक लॉ बनाया था जो कि 1968 में बना था, आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, ये 1968 में बना था। और इसके तहत जो है, इसके अंतर्गत जो आवश्यक सर्विसेज से संबंधित जो क्षेत्रों में होने वाले हड़ताल है या फिर जो इसके विरोध में जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इन सभी के ऊपर जो है अस्थायी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए इसको अगर समझना है तो समझिए कि आवश्यक होने पर आप सेवा देने से अगर इनकार कर सकते हो, तो अगर हम लोग एग्जाम्पल देके समझते हैं कि अगर कोविड का जब टाइम चल रहा था, उसमें डॉक्टर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, तो ऐसे समय में आवश्यक होने पर आप अगर सेवा देने से इनकार कर देते हो, एग्जाम्पल के लिए कोविड के टाइम में डॉक्टर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, और ऐसे में कोई डॉक्टर जो सेवा देने से इनकार कर देगा तो उसको भी जॉब से हटाया जा सकता था। और इस समय डॉक्टर हड़ताल पे भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि आपका आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम आया था 1968 में। तो इसके तहत जो है कि आपको ज़बरदस्ती आपसे काम करवाया जा रहा है, इसके लिए आप हड़ताल पे भी नहीं जा सकते, इसके लिए आप कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हो, इसके लिए आप जो है वो आप क्या बोलते हैं इसको, जो है विरोध एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग विरोध एक्टिविटी जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो हड़ताल हो गया। विरोध एक्टिविटी कहने का मतलब है कि विरोध क्रियाकलाप पर जो है वो अस्थायी रूप से जो है वो हम लोग बैन लगा सकते हैं। तो सिंपल इस बात को समझिएगा। तो आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदा भी करता है कभी कभी, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आवश्यक वस्तुओं के वितरण से संबंधित सेवाओं, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, दवा वितरण आवश्यक वस्तु है। तो जैसे कि आंगनबाड़ी वाली लोग जो होती है, इन लोगों को दवा वितरण करने का दिया गया है स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत। अब इन लोग बोल देंगे नहीं, हम लोग दवा वितरण नहीं करेंगे, जिसको भी लेना है मेरे ही पास आके लो, तो कहीं ना कहीं फिर उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी ना। तो सिंपल यही बात है। तो वही बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट लॉ बनाएगा, कानून बनाएगा, जैसे कि आपका आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1968 बना था, तो इसका भी यूज बहुत ज़्यादा है, और इसके माध्यम से भी जो है आपका मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है ना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करें जैसे कि यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा, इन सभी के बारे में। इसके अलावा देखिए, चौथे नंबर की बात करेंगे, चौथे नंबर पॉइंट की बात करते हैं हम लोग कि गवर्नमेंट जो है वो काला बाजारी निवारण एक्ट 1980 लाया था, तो इसको भी जो लागू करके जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है गवर्नमेंट। क्या बोला है देखो, तो सरकार काला बाजारी निवारण अधिनियम 1980 को भी लागू करके मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, पाँचवें नंबर पॉइंट की बात करते हैं कि लागत जनित मुद्रास्फीति यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का जब कंडीशन होता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार जन वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस सिस्टम के दायरे को जो है राज्य सरकार, स्थानीय सरकार एवं गैर सरकारी संस्थाओं जैसे कि एनजीओ की सहायता भी से इसको बढ़ा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जब कभी भी हमारे भारत में अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का कंडीशन आएगा, तो ऐसे समय में जो है पीडीएस सिस्टम यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन सभी के दायरे को बढ़ाया जाएगा, और इनके लिए हम लोग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार, फिर जो आपका एनजीओ है जैसे कि गैर सरकारी संस्था यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ, गैर सरकारी जो है संस्था, इन सभी का हेल्प लेगा, और इन सभी के हेल्प के माध्यम से जो है वो आपका पीडीएस प्रणाली है इसका दायरा को और बढ़ाने का प्रयास करेगा। अगर एग्जांपल देखा जाए तो कोविड-19 के दौरान उत्पन्न जो लागत जनित मुद्रास्फीति है,
तो इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा जन वितरण प्रणाली को और भी सशक्त बनाकर इसको कंट्रोल किया गया, ठीक है ना। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। तो पीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जबकि एनजीओ का फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि गैर सरकारी संस्था ये होता है। और पीडीएस का हिंदी जन वितरण प्रणाली, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, इसी में आपका जो है एक पॉइंट बताया गया था कि हम लोग बात करते हैं ना कि जैसे पीडीएस सिस्टम इसको बढ़ाया गया था, तो जब कभी भी आपका लागत जनित मुद्रास्फीति भी आता है ना, तो ऐसे समय में सरकार के द्वारा जो है वो आवश्यक वस्तुओं का जो है वो डोर टू डोर वितरण भी करवाया जाता है। तो पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत जो है वो कुछ कुछ जो आवश्यक वस्तुएं हैं इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इनका जो वितरण है वो डोर टू डोर इनका वितरण करवाया जाता है। तो कोस्ट इन्फ्लेशन के दौरान गवर्नमेंट जो है वो डोर टू डोर वितरण करना चाहती है, ये करवा सकती है किसका? तो आवश्यक गुड्स का। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे तो अगर झारखंड में देखें तो डाकिया योजना चला था ना, डाकिया योजना जो कि आपका आदिम जनजातियों के लिए चला था। इसके अलावा हम लोग देखते हैं आशा वर्कर्स जो है, आशा वर्कर्स है वो घर तक खाना पहुंचा रही थी लॉकडाउन के टाइम में। तो यही बताया जा रहा है आपका कि जब लागत जनित मुद्रास्फीति का स्थिति आता है तो ऐसे समय में गवर्नमेंट के द्वारा पीडीएस सिस्टम यानी कि जन वितरण प्रणाली का जो दायरा होता है इसको बढ़ा देना चाहिए। और इसके लिए वो राज्य सरकार, इसके लिए वो स्थानीय सरकार, इसके लिए वो गैर सरकारी संस्था यानी कि एनजीओ, इन सभी का भी सहायता लेकर इसके दायरे को बढ़ा सकती है। जैसे कि कोविड-19 के दौरान उत्पन्न लागत जनित मुद्रास्फीति को सरकार के द्वारा कम किया गया था। कैसे? तो जन वितरण प्रणाली को सशक्त बनाकर किया गया था। इसके अलावा हम लोग जाने कि लागत जनित मुद्रास्फीति के दौरान सरकार जो है आवश्यक वस्तुओं का डोर टू डोर वितरण भी करवा सकती है। जैसे कि झारखंड में डाकिया योजना चला था डोर टू डोर, ये आदिम जनजातियों के लिए चला था। और आशा वर्कर्स जो है वो घर तक खाना पहुंचा रही थी लॉकडाउन के टाइम पे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और देखिए, तो ये बताया जा रहा है आपका यहाँ पे कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करने हेतु सरकार के द्वारा श्रम अधिनियम में संशोधन लाकर मजदूरी दर में भी कमी या फिर वृद्धि की जा सकती है। तो मजदूरी दर की भी बात की जा रही है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगा मजदूरी दर के अंतर्गत। देखिए, जो आपका मजदूरी दर है तो मजदूरी दर में कुछ ना कुछ संशोधन करेगा। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा जो आपका श्रम अधिनियम है यानी कि जो लेबर एक्ट है श्रम अधिनियम, तो श्रम अधिनियम में भी संशोधन करना चाहिए। और श्रम अधिनियम यानी कि लेबर एक्ट में संशोधन करके जो मजदूरी दर है, तो मजदूरी दर में क्या करना चाहिए? तो मजदूरी दर में जो है वो कमी लाना चाहिए। मजदूरी दर में कमी या फिर वृद्धि किया जा सकता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा श्रम अधिनियम में भी संशोधन लाना चाहिए, श्रम अधिनियम में भी संशोधन करना चाहिए। और उसके माध्यम से जो आपका मजदूरी दर है इसमें या तो कमी कीजिए या फिर वृद्धि कीजिए। तो अगर वृद्धि करेंगे तो लोगों पर पैसा ज़्यादा जाएगा, इससे भी आपका मुद्रास्फीति कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, भारत में जनसंख्या नीति को मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपाय माना जाता है। कहने का अर्थ ये है कि भारत में जितना जनसंख्या है ना भाई, इतना ज़्यादा कि यहाँ पे कभी भी मांग कभी भी स्टॉप नहीं होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि भारत में जनसंख्या नीति जो है वो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपाय जो है वो माना जाता है। तो जनसंख्या के ऊपर हम लोगों को, सरकार को जो है ना, जनसंख्या के ऊपर पॉलिसी बनाना होगा कि ज़्यादा जनसंख्या होगा तो वो मांग तो करेगा ही करेगा। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति ज़्यादा ना हो इसके लिए जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन का जो है पॉलिसी बनाना पड़ेगा, जनसंख्या नीति भी हम लोगों को बनाना पड़ेगा सरकार के लिए। और ये एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपाय माना जाता है। इसके अलावा देखेंगे हम लोग, इन सभी के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो उपरोक्त प्रणाली से, उपरोक्त जितना भी प्रणाली हम लोग देखे हैं, तो उपरोक्त सभी प्रकार के उपाय से अल्पकालिक मुद्रास्फीति की जो समस्या है इसको निवारण तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रभावी ढंग से करने में इसको सक्षम है। किंतु दीर्घकालिक मुद्रास्फीति की समस्या के निवारण के लिए हम लोग जो है दीर्घकालिक मुद्रास्फीति की समस्या का निवारण करने के लिए इसको प्रभावी नहीं मानते हैं। तो जो हम लोग प्रशासनिक उपाय देखे, इसमें हम लोग जो भी ये देखे 7-8 गो देखे, 5-6 गो जितना भी उपाय देखे हैं, ये सभी उपाय जो है वो उपाय तो है आपका कि उपरोक्त सभी उपाय जो कैसा है, ये अल्पकालिक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। ये दीर्घकालिक इन्फ्लेशन को कंट्रोल यानी कि दीर्घकालिक इन्फ्लेशन को ये कंट्रोल नहीं कर पाती है, ठीक है ना। आगे देखिए ये बताया जा रहा है कि
दीर्घकालिक मुद्रास्फीति को संरचनात्मक मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। अभी हम लोग जब पिछले क्लास में पढ़ रहे थे ना कि मुद्रास्फीति का प्रकार, तो हम लोग पढ़े थे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, फिर हम लोग पढ़े थे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसके बाद हम लोग ये भी जाने थे कि जो आपका दीर्घकालिक मुद्रास्फीति होता है, यानी कि लॉन्ग टाइम तक जो भी आपका मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन चलता है, तो उसी को हम लोग स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रा संरचनात्मक मुद्रास्फीति उसको ही कहते हैं। यहाँ तक हम लोग जाने थे। इसके अलावा हम लोग ये भी जाने कि दीर्घकालिक मुद्रास्फीति को संरचनात्मक मुद्रास्फीति भी कहा जाता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। अगर हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे जो संरचनात्मक मुद्रास्फीति यानी कि दीर्घकालिक मुद्रास्फीति यहाँ देखने को बहुत कॉमन बात है। इसके अलावा देखिए, संरचनात्मक मुद्रास्फीति की समस्या के निवारण हेतु सरकार के द्वारा निम्नलिखित जो है वो कदम उठाए जाना चाहिए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हम लोग जानते हैं कि भारत में जो दीर्घकालिक मुद्रास्फीति देखने को मिलती है, जिसको हम लोग संरचनात्मक मुद्रास्फीति भी कहते हैं, तो ये भारत के लिए बहुत कॉमन बात है। तो ऐसे समय में भारत में संरचनात्मक मुद्रास्फीति का जो समस्या है, इसको दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो इसको दूर करने के लिए जो है वो ये सब निम्नलिखित उपाय हम लोगों को ये उपाय करना चाहिए। जैसे पहला उपाय क्या है, तो पहला उपाय है आपका कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम का प्रभावी जो है क्रियान्वयन करना है। पहला उपाय है कृषि उपज विपणन समिति। तो कृषि उपज विपणन समिति जो एक्ट है, जो अधिनियम है, इस अधिनियम का प्रभावी तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन करना, यानी कि इसका क्रियान्वयन करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताया गया है कि मल्टी ब्रांड रिटेल चेन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दे देना है, यानी कि एफडीआई का इसमें जो है वो एंट्री दे देना है। तो अलग अलग ब्रांड का जो है रिटेल चेन, यानी कि मल्टी ब्रांड रिटेल चेन का इंडिया में जो है मतलब कि अनुमति देना है। तो मल्टी ब्रांड रिटेल चेन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई की अनुमति देना है। इसको एग्जांपल के लिए बताया जा रहा है कि अगर वॉलमेट कंपनी इंडिया में आया तो वो डायरेक्ट किसान से खरीदेगा और कच्चा माल डायरेक्ट किसान से खरीदेगा, देन इससे किसान को भी फायदा होगा और किसानों के पास ऑप्शन रहेगा कि जो ज़्यादा पैसा देगा उसको अपना सामान बेचेगा। सिंपल सी बात है। तो जो मल्टी ब्रांड रिटेल चेन है, इसमें विदेशी प्रत्यक्ष जो निवेश है यानी कि एफडीआई है, इसका भी अनुमति देना चाहिए। तो बहुत सारा अलग अलग विदेशी कंपनी जैसे कि वॉलमेट भी अगर इंडिया में आएगा तो वो भी आप किसानों से डायरेक्ट वो सामान खरीदेगा, कच्चा माल। तो ऐसे में किसानों को भी फायदा होगा, पैसा कमाएंगे किसान लोग, और किसानों के पास ये ऑप्शन रहेगा कि जो कंपनी ज़्यादा पैसा देगा हम उसको अपना सामान बेचेंगे, तो किसानों का भी बल्ले बल्ले हो जाएगा ना। तो सिंपल से ये बात है कि मल्टी ब्रांड रिटेल यानी चेन में एफडीआई की अनुमति होना चाहिए। एग्जांपल के लिए वॉलमेट कंपनी अगर इंडिया में आएगा तो इससे डायरेक्ट किसानों से जो है वो कच्चा पदार्थ खरीदेगा, देन इससे किसानों को भी फायदा होगा, और जो कंपनी ज़्यादा पैसा देगा किसान उसी को अपना सामान बेचेंगे। तो ये भी उपाय किया जा सकता है। एक उपाय और है, थर्ड नंबर, कि जो है आपका कृषि अवसंरचनाओं का विकास एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है। तो जो आपका कृषि अवसंरचना है, तो कृषि अवसंरचनाओं का भी विकास करना है, और साथ ही साथ जो आपका कृषि उत्पादकता है, तो कृषि उत्पादकता में भी क्या करना है, तो उसमें भी वृद्धि करना है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, जो आपका सदाबहार क्रांति है, इंद्रधनुषी क्रांति है, द्वितीय हरित क्रांति है, इत्यादि का जो प्रभावी क्रियान्वयन यानी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, और इसके इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से भारतीय कृषि का विविधीकरण करना है। विविधीकरण मतलब डाइवर्सिफिकेशन कर देना है। तो सिंपल सी बात है कि सदाबहार क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति के क्रियान्वयन से भारतीय कृषि का विविधीकरण किया जाएगा, और अगर इसका क्रियान्वयन कर देते हैं तो भारतीय कृषि का विविधीकरण हो जाएगा, और फिर हम लोग जो है वो नया नया तरीके का मतलब कि फसल उपजाएंगे, और फिर हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति का जो कंडीशन है इससे बाहर आने का हम लोगों के पास ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा देखिए, प्रधानमंत्री जो है कृषि सिंचाई योजना यानी कि पीएम कृषि सिंचाई योजना। इसके बाद है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको हम लोग बोलते हैं PMFBY, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके अलावा ई नैम, इसके बाद ई हट, तो ई हट, ई नैम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इन सभी जो योजनाओं का प्रभावी रूप से इसका जो है क्रियान्वयन करना है, यानी कि इनका इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो इससे भी अगर हम लोग करेंगे तो इन सभी योजनाओं को जब हम लोग लागू करते हैं तो फिर आपका कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन वाला जो है कंडीशन है वो ठीक हो जाएगा। तो ओवरऑल एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए गवर्नमेंट के स्कीम को भी जोड़ना पड़ता है।
तो आप लोग जो है इन सभी स्कीम को भी इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में ऐड कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग जो है वो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए जो राजकोषीय नीति की क्या भूमिका होती है वो, और प्रशासनिक उपाय क्या हो सकते हैं वो, इन दोनों के बारे में पढ़े हैं। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। तो मुद्रास्फीति से संबंधित आज हम लोग पढ़े हैं क्या क्या। तो पहले क्लास में, इससे पहले नंबर के क्लास में हम लोग जाने थे कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है, और मौद्रिक नीति के अंतर्गत हम लोग अल्पकालिक जो है मतलब कि मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय देखते हैं। और मात्रात्मक उपाय को भी दो तरह का बांट के पढ़ते हैं, एक आपका अल्पकालिक मात्रात्मक उपाय है और दूसरा है दीर्घकालिक मात्रात्मक उपाय। ये दोनों क्लास हम लोग पिछले क्लास में किए थे दोनों के बारे में। उसके बाद है आपका आता है गुणात्मक उपाय, और गुणात्मक उपाय के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद जो है वो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आपका राजकोषीय नीति संबंधित जो भी उपाय है इसके बारे में हम लोग पढ़े कि किसके अंतर्गत हम लोग विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे संकुचनवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग करते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोग मुद्रास्फीति के नियंत्रण में जो आपका प्रशासनिक उपाय है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव उपाय है, इन सभी के बारे में पढ़े। और यहाँ पे हम लोग जो है कुछ मतलब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव के बारे में देखें कि गवर्नमेंट क्या क्या कदम उठाया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जाने कि गवर्नमेंट जो है कई सारी स्कीम जो है चलाया था, अगर उन सभी स्कीम का अगर हम लोग सही तरीके से उसको अगर इम्प्लीमेंट कर देंगे यानी कि उसका क्रियान्वयन कर देते हैं इम्प्लीमेंटेशन, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो है इन्फ्लेशन को कम करने में बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होता है, ठीक है ना। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। तो अब हम लोग इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में मुद्रास्फीति का मापन वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। और मुद्रास्फीति का मापन में जब हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे कि मुद्रास्फीति का मापन जो है CPI, WPI और PPI, इन सभी तीनों टॉपिक को हम लोग जब पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपका वो मुद्रास्फीति वाला ये जो क्लास है वो लगभग आपका एंड हो जाएगा। तो आपका मुद्रास्फीति से संबंधित 3 क्लास और आएगा, ये आपका 7वां नंबर क्लास था। 3 क्लास और आएगा तो फिर हम लोग टोटल 10 क्लास में मुद्रास्फीति का जो टॉपिक है इसको बहुत ही डिटेल तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।